अभी तक हमने जैसलमेर का जो पहला एपिसोड देखा उसमें एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था कि असल में जैसलमेर का इतिहास भौगोलिक परिदृश्य से ज्योग्राफिकल या उसका जो टैक्टिकल जो इम्पोर्टेंस है सिग्निफिकेंस है भारत के इतिहास में भारत की भौगोलिक सीमाओं की रक्षा में हमने उसको उत्तर भड़कीमाड़ भी कहा है। हमने उसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा गया है। शुरुआत करी थी हमने जिस तरह से कि मथुरा काशी प्रागवाड़ गजनी अरु भटनेर दिगम दिरावल लोध्रुवो नम्मो जैसलमेर। आप लोगों ने देखा था एक परिचय की ये जो भाटी राजवंश है ये यादवों या यदुवंशी जिसको हमने चंद्रवंशी या कृष्णवंशी भी कहा है, यानी कि ये अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं। और जितने भी हम राजस्थान के जो डायनेस्टीज हैं जो राजवंश हैं यदि उनके परिचय को देखें तो स्पष्ट तौर पर हमारे सामने ये तथ्य सामने आता है कि कहीं ना कहीं प्रत्येक राजवंश के उत्थान में बिल्कुल शुरुआती दौर में इनके उत्थान में साधु संतों का पशु पक्षियों का बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हालांकि यहाँ पे पशु कहना बिल्कुल सरासर गलत होगा क्योंकि हमारे यहाँ पर जिन्हें हमने जीव कहा है कहीं ना कहीं वो देवताओं के वाहन हैं। खैर मैं इस माइथोलॉजी में या धार्मिक पौराणिक आख्यानों में बहुत ज्यादा गहराई या विस्तार से नहीं जाऊंगा। मैं जैसलमेर के एपिसोड को आरंभ करता हूं पहले खंड के पश्चात। देखिएगा हम लोगों ने अब तक जो देखा था कि जो भाटी राजवंश है असल में कुल परंपरा के दृष्टिकोण से याद रखिएगा, कुल परंपरा के दृष्टिकोण से ये अपने आप को मानते हैं चंद्रवंशी या यदुवंशी। याद रखिएगा ये अपने आप को चंद्रवंशी या यदुवंशी भी कहते हैं और हम इन्हें कृष्णवंशीय भी कह सकते हैं। कृष्णवंशीय कहने का जो हमारा तात्पर्य होता है वो सिर्फ इतना सा होता है कि ये अपनी जो उत्पत्ति है कृष्ण से मानते हैं। अब बहरहाल यदि हम देखें कि जिस राजवंश को हम देख रहे हैं भाटी, इनकी कुल या जो क्षत्रिय शाखा है वो है चंद्रवंशी या यदुवंशी या कृष्णवंशी, राइट। ये अपनी उत्पत्ति, हालांकि मैं पिछले एपिसोड में इस बात को विस्तार से दे चुका था, फिर भी एक मोटा मोटा अनुमान आप देख लीजिए ताकि क्रम आपका बना रहे। यदि इस वंश की उत्पत्ति पर गौर फरमाया जाए तो जो मुहनोत नैन्सी साहब है, मुहनोत नैन्सी को हमने राजपूताने का अबुल फजल बोला है। तो ये मुहनोत नैन्सी साहब का कहना है कि श्री कृष्ण के जो पुत्र हैं, श्री कृष्ण के पुत्र का नाम है हमारे सामने प्रद्युम्न। तो श्री कृष्ण के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न, उन प्रद्युम्न के वंशज माना गया है। याद रखिएगा किसे? भाटियों को। इसका मतलब ये हुआ कि सीधा सीधा तौर पर इनका जो संबंध है भाटियों का वो हमारे सामने स्थापित होता है श्री कृष्ण की शाखा से। एक यदि इनका शुरुआती उत्थान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनकी जो रीच है या जो इनकी पहुंच है वो टिकती है श्री कृष्ण तक। जरासंध का जो दौर था, जो महाभारत वाला दौर है। और आप एक बात पे अनुमान लगा लीजिएगा कि गजनी से लेकर जैसलमेर तक इस राजवंश की यात्रा आरंभ रही है। यदि हम इसको भारत के नक्शे में देखना चाहें कि कितना महत्वपूर्ण सामरिक तौर पर ये जरूरी थे भारत की रक्षा में या भारत की सीमाओं की सुरक्षा में, तो आप इसको यूं समझिएगा ये अपना भारतवर्ष। थोड़ा सा वक्त लगेगा मेरे को बस मैप को ड्रॉ करने में, स्केच कर दूं मैं, और इसके बाद फिर आपको कभी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस राजवंश को समझने में ये अपना आ गया सीलोन अर्थात श्रीलंका। फाइन, स्कॉप। और ये भारत की प्राकृतिक वैज्ञानिक सीमाएं और यहां पर आकर अपना गुजरात और ये आपका मध्य एशिया वाला एरिया। अब यदि हम देखें इस चीज को तो वर्तमान में आप थोड़ा सा इसको मैं और इरेज कर दूं यहां से। आप यदि इस चीज को समझने का प्रयास करें, ये अपना कश्मीर वाला हिस्सा, उस जमाने में पाकिस्तान जैसी तो कोई चिड़िया इस दुनिया में थी ही नहीं। आप समझिएगा ये जो आपका एरिया है ये वाला एरिया है ईरान, और ईरान का जो प्रदेश है ये इस
क्षेत्र को हम ईरान ले लेते हैं, हेरात, और जो जिसे हम अफगानिस्तान कहते हैं, यहाँ पर भी आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी। अफगानिस्तान का मूल नाम है अश्वायोनी। याद रखना, इस संपूर्ण प्रदेश में इस्लाम बेहद बाद में जाकर आया है। अश्वायोनी अफगानिस्तान बाद में है। अफगानिस्तान के अंदर इस्लाम का प्रचार प्रसार बेहद बाद में हुआ, जिस कालखंड की हम बात कर रहे हैं। राइट, आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण को यदि खंगालने का प्रयास करें तो लाहौर का मूल नाम हमारे सामने लवपुर आता है। इसी प्रकार से गजनी, लास्ट एपिसोड में मैंने स्पष्ट किया था कि गजनी जो है वो गजनीपुर है और यादव शासक गज के द्वारा बसाया गया वो नगर है। उन्होंने अपने नाम पर इस नगर की स्थापना की थी। तो जिसको हमने अश्वायोनी बोला है, असल में वो हमारा आज का अफगानिस्तान है। महाभारत काल में आप जानते हैं गांधार या कांधार से हम गांधारी लेकर आए थे, और इस इलाके में यहाँ पर आप अफगानिस्तान के अंदर देख लीजिए गजनी का जो एरिया है। राइट, और आपका जो जैसलमेर वाला एरिया है, आप इसको मोटे मोटे तौर पर देखिएगा, ये एरिया आपका आता है राजस्थान वाला। ये पूरा का पूरा एरिया, इसको आप राजस्थान ले लीजिएगा। यस, और ये जो एरिया है ये है आपका जैसलमेर। आप इसको थोड़ा सा मोड ड्रॉ कर दूं, रेड इंडिकेट कर रहा हूं मैं, जैसलमेर वाला एरिया। अब यदि हम इस पूरे बेल्ट को देखें तो ये जो एरिया बचता है ये पूरा का पूरा आपका रेगिस्तान मरुधरा है। राइट, तो भाटियों का जो साम्राज्य की जो स्थापना रही है, आप समझिएगा इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, आप अंदर लगाइएगा, किसी जमाने में तुर्कों की सत्ता की स्थापना से पहले हेरात से लेकर आप ये पूरा एरिया गुजरात से ऊपर तक का ये पंजाब वाला एरिया, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि यदु की डांग या जो पंजाब का जो प्रदेश था, ये पूरा एक एरिया जिसको हमने कहा है ये यदु शासित, यादवों शासित, यदुवंश शासित, यदुवंश जिसको हमने वर्तमान में भाटी बोला है, और हमारा जो आज का विवेच्य विषय है वो भाटी राजवंश ही है। तो गजनी से लेकर जैसलमेर तक की यात्रा, आप इसको यहाँ पर और इंडिकेट कर दीजिए। ये जो एरिया है ये है अपना जैसलमेर। तो ये जो पूरा एरिया है ये यहां तक का एरिया, ये किसी जमाने में भाटियों द्वारा शासित एरिया रहा है। अब आप समझिएगा, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में और सिंधु के दक्षिण में पंजाब का पूरा ये एरिया, जब तक इन्होंने अपना स्वभुज ढल जिसे हम कह सकते हैं स्वभुज बल, स्वधर्म की पालना करी, जब तक ये अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे, तब तक इन्हें उत्तर भड़ की माड़ का इनका जो अपना विरुद्ध है, छत्राला यादवपति का जो इनकी उपाधि है, इससे कोई इन्हें डिगा नहीं सका। आप समझिएगा भारत की सुरक्षा में ये जो पूरा एरिया है ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही जो एरिया बनता है, यही एरिया बनता है NWPF, यानी कि आप समझ लीजिएगा सिंधु नदी से लेकर हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला तक का जो एरिया है भारत की प्राकृतिक वैज्ञानिक सीमा है, जिसका जो आंतरिक छोर है वो आके टिकता है सिंधु तक, और जो सबसे बाहरी छोर है वो अफगानिस्तान में कंधार तक जाकर, काबुल कंधार तक जाकर टिकता है। जिस भी राजवंश ने इस संपूर्ण प्राकृतिक वैज्ञानिक सीमा पर अधिकार रखा, समझिएगा भारत में प्रवेश की कुंजी, भारत में नियंत्रण की कुंजी उन्हीं के पास रही है। कालांतर में हम लोग गुर्जर प्रतिहारों के संदर्भ में भी इस बात को देखते हैं, लेकिन फिलहाल जिस राजवंश की हम बात कर रहे हैं वो जैसलमेर राजवंश, और जैसलमेर राजवंश ने खुद को इसीलिए उत्तरी सीमा का प्रहरी बोला। आप लोगों को यह भी मालूम होगा कि भारत में सर्वाधिक आक्रमण जिस दुर्ग पर हुए हैं वो दुर्ग भारत के संदर्भ में विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है भटनेर, यानी कि हनुमानगढ़। और भटनेर आपका सबसे जो एरिया है वो ये वाला पड़ता है भटनेर, और ये वाला जो एरिया है ये जैसलमेर है। तो आप यूं भी समझ लीजिएगा कि भटनेर से लेकर जैसलमेर तक की जो सीमा है, ये वाली जो प्राकृतिक वैज्ञानिक सीमा है ये भी पूरी तौर पर शासित रही है भाटियों के द्वारा। यानी कि आप एक तरह से समझ लीजिए कि पूरा लॉकडाउन किया हुआ, पूरा लॉक किया हुआ इस फ्रंट को भाटियों ने अपने सामर्थ्य से
अपनी अजेयता से। निश्चित तौर पर हर राजवंश के अंदर, चाहे उनकी उत्पत्ति देवी ही देखी जाए, कहीं ना कहीं उनके अंदर कमजोरियां आती हैं, खोखलापन आता है, कहीं ना कहीं उनके अपने आंतरिक झगड़े और विवाद होते हैं, जिसके चलते वो हर वक्त चरमोत्कर्ष काल तक उनका साम्राज्य नहीं रह सकता है। और इन्हीं कमियों का शिकार आगे जाकर यादववंशी जो यदुवंशी जो भाटी हैं, कृष्णवंशी, चंद्रवंशी, वे भी रहे हैं। तो आप इनकी यदि भौगोलिक सीमाओं को समझने का प्रयास करें भाटियों की, तो आप इस नक्शे, इस मैप के द्वारा देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण था भाटियों का इस क्षेत्र में रहना, और कितना गौरवान्वित इनका विरुद्ध या इनका टाइटल या उपाधि थी, उत्तर भड़ किवाड़ की महा उत्तरी सीमा का प्रहरी। हाँ, राइट। अब जो मैंने कहा था कि जिस प्रकार से मेवाड़ की बात की जाए, जिस प्रकार से कछवाहों की, राठौड़ों की बात की जाए, उसी प्रकार से भाटियों के उत्थान में भी, आरंभिक उत्थान में भी साधु संतों का विशेष योगदान था। और इनके जो दोबारा इस चीज को दोबारा आप लोग देख लीजिए यहां से, ताकि जो मैंने लिखा है वो आपके दिक्कत ना रहे। क्योंकि इस राजवंश का जो कुल है वो कुल है यदु या चंद्रवंशी, यदु या आप चंद्रवंशी कह सकते हैं इन्हें, आप इन्हें कृष्णवंशीय भी कह सकते हैं। इनके जो राजगुरु रहे हैं आरंभिक काल में, जिस सन्यासी का, जिस गुरु का सबसे बड़ा योगदान रहा है इनके उत्थान में, वो है योगी रतननाथ। याद रखिएगा, योगी रतननाथ। योगी रतननाथ का क्या योगदान है ये समझ लीजिएगा। योगी रतननाथ ने ही इनको राज चिन्ह प्रदान किया। राइट, योगी रतननाथ के आशीर्वाद से ही, ये समझिएगा कि जो सगुन चिड़िया है, सगुन चिड़िया को आपने खंजन चिड़िया या पलंग चिड़िया के नाम से भी हम इसे पुकारते हैं। सगुन चिड़िया स्वांगिया माता के आशीर्वाद के रूप में सदैव इन पर अपनी कृपा बरसाती रही है। यद्यपि स्वांगिया माता असल में कालिका देवी है, जो कृष्ण के टाइम पर यादवों की कुल देवी थी। मैं उस बात को स्पष्ट करूंगा। पिछले एपिसोड की तरह मैं पुनः आपसे यहाँ वायदा कर रहा हूं कि इस देवी के बारे में मैं पूरा एक एपिसोड कोशिश करूंगा, कंसाइज या ब्रीफ हिस्ट्री, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो ही बनाऊं क्लास, लेकिन बनाऊंगा मैं अवश्य। राइट, तो इनका आरंभिक काल में इस राजवंश के उत्थान में योगी रतननाथ और सगुन चिड़िया का सर्वाधिक महत्व रहा है। आइएगा देखते हैं कि संस्थापक कौन था इस वंश का। राइट, इस वंश का असल में संस्थापक था भट्टिय। भट्टिय के नाम से ही इस राजवंश का जो नामकरण है, इस राजवंश का जो नामकरण है, नोमेनक्लेचर है, इस राजवंश, जिस राजवंश की हम बात कर रहे हैं भाटी राजवंश है। भाटी नाम जिस वजह से पड़ा है वो राजा भट्टिय, जो कि फाउंडर था इस राजवंश का। तो नामकरण जो हुआ है वो नरेश भट्टिय के नाम पर ही हमारे को इस राजवंश का हमें नामकरण प्राप्त होता है। इस राजा ने, यानी कि भट्टिय ने 279 एडी, यानी कि तृतीय शताब्दी ईस्वी में, जिसको हम कह सकते हैं 336 विक्रम संवत। विक्रम संवत से हमारा तात्पर्य होता है ईसा से 57 वर्ष पहले। यदि हम ईस्वी सन या एडी की बात करते हैं तो ईसा के बाद होता है। तो मैं पिछले एपिसोड्स में इसी चैनल पर काफी विस्तार से इस विक्रम संवत और एडी या ईस्वी सन या ईसा पूर्व की बात को विस्तार दे चुका हूं। यदि हमें किसी ईस्वी सन को विक्रम संवत में चेंज करना है तो 57 साल हमें जोड़ना पड़ता है। विक्रम संवत को यदि हमें ईस्वी सन में कन्वर्ट करना है तो जितने वर्ष हमने जोड़े, यानी कि 57 वर्ष जोड़े, आप ना लेस कर दीजिए, घटा दीजिए, आपको वो ईस्वी सन प्राप्त हो जाएगा। तो 279 ईस्वी या 336 विक्रम संवत में राजा भट्टिय ने अपनी कुल देवी स्वांग्या माता और कुल देवता लक्ष्मीनाथ जी के आशीर्वाद से राज्य प्राप्त किया था, और इसी राजा के नाम पर इस राजवंश का नाम हमारे सामने भाटी राजवंश आता है। तो जब इसका क्राउन सेरेमनी या जब इसका राज्याभिषेक हुआ था भट्टिय का, आइएगा देखिएगा, आगे देख लेते हैं। इस नक्शे को मैं इरेज कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई है। तो अब अगली बात आप देखिएगा।
हमने चूंकि अभी कहा कि इस राजवंश का जो कुल देवी है, उस कुल देवी का नाम हमारे सामने आता है सांगिया जी या स्वांगिया माता। सांगिया जी या स्वांगिया माता। और इनके जो कुल देवता हैं वो है लक्ष्मी नाथ जी। कुल देवता के हैं लक्ष्मी नाथ जी। राजा भट्टी ने 279 ईस्वी सन के अंदर या तृतीय शताब्दी ईस्वी में या 336 ईस्वी में अपनी कुल देवी सांगिया जी या स्वांगिया माता के आशीर्वाद से इनका एक नाम हमारे सामने और आता है आवर जी। आवर जी इन्हें याद रखिएगा भी कहा गया है। असल में आप समझिएगा, जो एक छोटी सी स्टोरी है वो स्पष्ट करूं ताकि फिर कभी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। देखिएगा, असल में महाभारत काल की बात की जाए, आज आप बिल्कुल ही क्लियर कर लीजिए इस पूरे मैटर को। महाभारत काल की बात की जाए तो महाभारत काल में सबसे बड़े जो पात्र थे वो थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जिस जाति के थे यादव, और यादवों की जो कुल देवी हमारे सामने आती है वो है कालिका देवी। राइट, कालिका देवी। यादव असल में जब यादवों की जब दुश्मनी थी जरासंध के साथ, मगध के नरेश जरासंध के साथ, तो याद रखिएगा जरासंध के पास एक देवी है, अजय देवी एक भाला था। भाले को स्वांग भी कहा गया है। और यादवों को कहीं ना कहीं लग रहा था कि जरासंध के पास जब तक ये देवीय अलौकिक शक्तियों वाला चमत्कारिक भाला या स्वांग है तब तक हमारी विजय नहीं हो सकती। तो उन्होंने अपनी अधिष्ठात्री देवी, अपनी कुल देवी कालिका देवी की उपासना करी और उनसे इस भाले की मांग करी। तो कालिका देवी ने, मैं पौराणिक आख्यानों की बात कर रहा हूं, सो प्लीज इस तरह की चर्चा ना हो जी कि हाउ कैन इट पॉसिबल। ईश्वर को और धर्म के अंदर तर्क नहीं होते हैं, सिर्फ आस्था होती है। आपका यकीन होता है तो आप यकीन करिए, वरना हमें आज अपनी माँ भी माँ नजर नहीं आ रही। तो उस चीज पर मैं यहाँ पे कोई लॉजिकल बेस्ड चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ये बड़ी अंतहीन सी बात है। ये मेरा ट्रस्ट है, मैं यकीन रखता हूं इन तमाम चीजों पर कि पूरी दुनिया के ऊपर, पूरे विज्ञान के ऊपर सबसे बड़ा जो विज्ञान है, जो विशुद्ध ज्ञान है, वो हमारी आस्था, धर्म, ईश्वर है। राइट। तो जो कालिका देवी ने जरासंध से इस भाले को या इस स्वांग की प्राप्ति करके यादवों को प्रदान करी। तो जब कालिका देवी जरासंध से इस स्वांग या भाले को प्राप्त कर रही थी तो छीना झपटी के अंदर ये स्वांग या भाला, याद रखिएगा, ये जो स्वांग या भाला था ये असल में टूट गया। तो टूटा हुआ भाला किसको प्राप्त हुआ? यादवों को प्राप्त हुआ। तब से ही कालिका देवी को स्वांग अर्थात भाला धारण करने वाली देवी बोला गया। तो फिर आप समझ सकते हैं कि जो कालिका देवी है वो कहलाई असल में स्वांगिया माता। याद रखिए, स्वांगिया माता या आप कह सकते हैं सांगिया जी देवी स्थानीय भाषा में। तो स्वांगिया माता अर्थात कालिका देवी जिसने स्वांग या भाला धारण किया हुआ। ये भाला याद रखना टूटा हुआ है क्योंकि छीना झपटी में ये भाला टूट गया था। जब इन लोगों के तुर्कों के साथ लगातार आक्रमण चलते रहे और इन्हें मरुभूमि के अंदर आकर इन्हें जब खदेड़ दिया गया, मरुभूमि में इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में, जिन्हें हम कह सकते हैं अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस में, जो बिल्कुल ही प्रतिकूल विषम परिस्थितियों वाली जलवायु थी, जब इन्हें जीवन यापन करना पड़ा तो अपने कुल के वंशजों के दुख को ना ये देवी देख पाई और कहते हैं कि फिर इसने आवर जी के नाम से एक परिवार में जन्म लिया। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस तरह का पूरा एपिसोड वीडियो में अलग से सेपरेट रूप में आपको दूंगा। तो फिर यहीं से जो स्वांगिया माता या सांगिया जी है, इन्होंने पुनर्जन्म लिया, या पुनर्जन्म का मतलब है कि ये अवतरित हुई। पुनर्जन्म शब्द गलत है, ये अवतरित हुई और फिर ये आवर्जी कहलाए। तो चाहे आवर्जी माता हो, चाहे स्वांगिया माता हो, चाहे कालिका देवी हो, ये तमाम जो नाम है ये नाम का रूप है। देवी एक ही है, ये महिषासुर मर्दिनी देवी है और असल में ये यादवों की अधिष्ठात्री या इनकी कुल देवी है, यादवों की शाखा भाटी है। तो स्वांगिया माता या सांगिया जी के आशीर्वाद से राजा भट्टी ने 279 ईस्वी में या 336 ईस्वी के अंदर अपना राज्य स्थापित किया, अपने वंश की स्थापना की। इसीलिए इनका वंश भाटी कहलाया।
चूंकि इसने अपने राज्याभिषेक अवसर पर यानी कि 279 ईस्वी के अंदर एक संवत चलाया अपने राज्याभिषेक अवसर को चिर स्थायी करने के लिए। तो वो जो संवत कहलाया भट्टिक या भाटी संवत। याद रखना, भट्टिक या भाटी संवत का संबंध याद रखिएगा भाटी राजवंश के साथ। राजा भट्टी ने 279 ईस्वी या 336 ईस्वी के विक्रम संवत के अंदर जब अपना राज्याभिषेक करवाया, उसी अवसर पर उसने अपने राजवंश के नाम पर, अपने नाम पर जिस संवत का प्रचलन किया वो संवत है भट्टिक या भाटी संवत। नैन्सी के अनुसार इनकी उत्पत्ति श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के साथ मानी जाती है। आगे देखिएगा, यदि बात की जाए भाटी राजवंश का जो विस्तार था वो जैसलमेर वाले क्षेत्र में था। तो प्रश्न ये बनता है कि जैसलमेर के जो प्राचीन नाम है, जैसलमेर का जो अर्वाचीन नाम है, वो असल में हमें क्या प्राप्त होता है। देखिएगा, जैसलमेर के जो प्राचीन नाम है वो हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं। जैसलमेर क्षेत्र के प्राचीन नाम हमें कई सारे प्राप्त होते हैं और हमें ये एक जीके के हिसाब से याद रखना चाहिए। इस प्रदेश को मांड भी कहा है, मांडधरा भी कहा है, प्रवण के नाम से भी पुकारा गया है, लवणधरा के नाम से भी पुकारा गया है, वल्लभ भी पुकारा गया है, वल्लभ मंडल भी इस भूमि को या इस धरा को पुकारा गया है। यानी कई सारे नामों से हमने इस धरा को पुकारा है, इस धरा को हमने याद रखा है। आगे देखिएगा, यदि इनका मूल प्रदेश देखा जाए, मूल प्रदेश, तो मैंने पहले एपिसोड में क्लियर कर दिया था कि यदु की डांग के बारे में काफी विस्तार से कर्नल जेम्स टोड ने, जीएस गहलोत ने और जो बाबरनामा है तुझो के बाबरी, उन्होंने इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है। यानी कि लेकिन ये कहीं एक स्थायी राज्य की स्थापना यदि कहीं कर पाए तो वो असल में भटनेर, भटनेर से तन्नौट, तन्नौट से लोद्रवा और लोद्रवा से अंत में इनकी जो राजधानी स्थापित हुई, जो वर्तमान तक एक विशिष्ट पहचान पूरी दुनिया में बनाए हुए मरु महोत्सव के रूप में या रेगिस्तान के जिसे हम सम वाला जो एरिया है हम उस रूप में कहते हैं, या आप मतलब एक अलग ही दुनिया है जैसलमेर की विश्व पर्यटन पर, तो वो फिर जैसलमेर है। सो इनका जो मूल प्रदेश है वो असल में जहां से इनके राजवंश की ख्याति आरंभ होती है वो है असल में भटनेर। याद रखिएगा, यहाँ से इनका जो राज्य है वो आरंभ होता है। भटनेर से फिर ये आते हैं, याद रखिएगा, तन्नौट से ये आते हैं नई राजधानी लोद्रवा में, और लोद्रवा से ये फाइनली माइग्रेट होते हैं कहां पर, जैसलमेर के अंदर। राइट, इन राजधानियों को मैं लेता हूं, उसके पहले मैं आप लोगों को इनका जो राज चिन्ह था वो क्या था उसे एक बार आप समझिएगा। यहां तक का मैटर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। देखिएगा, यदि इनके हम मूल प्रदेश, मैंने कहा इनका मूल प्रदेश था असल में भटनेर। इनके आरंभिक सिक्कों की बात की जाए कि इस वंश ने अपने उत्थान के काल से कौन कौन सिक्के प्रचलित किए, तो इनके आरंभिक सिक्कों में हमारे सामने जो आते हैं, एक सिक्का आता है चांदी का अखेशाही, याद रखिएगा, अखेशाही अखेश सिंह जी के नाम पर। और जो दूसरा सिक्का आता है तांबे का, वो सिक्का आता है हमारे सामने डोडिया, याद रखिएगा, डोडिया सिक्का। एक सिक्का आता है अखेशाही और एक सिक्का आता है डोडिया। यदि इनके राजध्वज की बात की जाए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बेहद प्रकाश डालने की हमें आवश्यकता महसूस भी होती है, राजध्वज। तो याद रखिएगा, इनका जो असल में माफ करिएगा, राजध्वज, चलिए लिख लीजिए, गलती से लिख लिया। असल में इनका जो राजध्वज है वो भगवाधारी है, भगवा रंग का है, जो कि उस जमाने में लगभग हर हिंदू जो रियासत थी उसमें का एक प्रधान रंग था। भगवा या केसरिया या सैफरन कलर असल में त्याग, केसरिया या बलिदान का प्रतीक है। और जो राजपूत है, राजपूत का मतलब यहाँ जाति से नहीं है, याद रखिएगा, राजपूत असल में एक धर्म है, एक जीवन शैली है, जिसने अपनी संस्कृति, अपनी गौ, स्त्री, देश की सीमाओं के लिए खड्ग या शस्त्र उठाया,
हर व्यक्ति क्षात्र धर्म का पालन करता है। ये वैदिक आर्य चंद्रवंशीय सूर्यवंशीय परंपराएं चली आ रही है। आजकल के हिस्टोरियंस क्या बकवास करते हैं, मेरा बहुत ज्यादा उससे लेना देना नहीं है। दुनिया में इस तरह की जातियां बहुत कम हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया अपनी देश की रक्षा के लिए, अपना कुल, अपना मान, अपना सब कुछ संपत्ति, भौतिक संपदा, यदि वो जिए तो सिर्फ अपने मान सम्मान, पगड़ी, मूछों और राष्ट्र की सीमा के लिए। इनका यहां तक साफ कहना था इस जाति का, इस देश की धरा का, जिस धरा पर मैं खड़ा हूं। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं, धोरा घाटिया ताल रो, आटी लो इतिहास, गांव गांव थर्मापाली, घर घर लूनी डास, अनमी सजलो अडिगनित तन कठोर मन ताव, गिर आड़ारा 5 गुण सूरा 5 स्वभाव, अंधन देवे देश ने शीश करे निज दान, अंधन देवे देश ने शीश करे निज दान, सती धर्म सरसे सदा झूपड़ियां वरदान। चाहे जैसा भी है मेरा देश, मेरी संस्कृति, मेरा राजस्थान, वह अद्वितीय है, इनक्रेडिबल है, अतुलनीय है, अकल्पनीय है संपूर्ण दुनिया के अंदर। और मुझे बेहद गौरव महसूस होता है कि मैं इस धरती पर जन्मा हूं, पला बड़ा हूं और मेरी कर्मस्थली भी यही है। और शायद मेरे जीवन की अंतिम शांति की सांस भी इसी धरा पर होगी। देखिएगा, तो राजध्वज असल में इनका सैफरोन या भगवा कलर का है। लेकिन यदि बात की जाए इनके राज चिन्ह की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस राजवंश के संदर्भ में। तो याद रखिएगा, इनका जो राज चिन्ह था वो इनको प्रदान किया गया था, डिजाइन किया गया था किसके द्वारा? योगी रतननाथ जी के द्वारा। योगी रतननाथ जी के द्वारा ये डिजाइन किया गया था। ये असल में किस तरह का है आप समझिएगा, एक ढाल है, ये ढाल असल में भगवा रंग की है। ढाल का जो रंग है वो भगवा रंग है। ढाल के बीच में एक किले की बुर्ज बनी हुई है काले रंग की, याद रखिएगा। इस बुर्ज के दोनों ओर आपको 2 हिरण नजर आएंगे, दोनों ओर। दोनों ओर आपको 2 हिरण नजर आएंगे, याद रखिएगा। यह भी हिरण है और यह भी हिरण है। पिछले एपिसोड में मैंने स्पष्ट किया था कि जिन जीवों को इन्होंने पवित्र माना है उनमें 4 जीव इनके यहां पर आते हैं, गाय, वराह, हिरण एवं भेड़। तो 2 हिरण हैं और इन दोनों हिरणों के बीच में यानी कि बुर्ज के ऊपर आपको यहां पर एक पक्षी, सगुन चिड़िया, याद रखना, नजर आती है। ये है हमारी सगुन चिड़िया या खंजन चिड़िया। इस ढाल के अंदर सगुन या खंजन चिड़िया है। अब असली खेल क्या है कि जो ये काली बुर्ज है इसके ऊपर एक हाथ, याद रखना, इस हाथ ने टूटा हुआ भाला या स्वांग धारण कर रखा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये असल में ये ग्रीन रंग का मैं इस हाथ को बनाता हूं, टूटा हुआ भाला या स्वांग इसने धारण कर रखा है, टूटा हुआ इस हाथ में। तो यूं समझ लीजिएगा, ये एक हस्त है, हाथ है, और ये ग्रीन कलर का जो है ये असल में एक टूटा स्वांग या भाला है। और इस ढाल के नीचे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? इस ढाल के नीचे लिखा हुआ है छत्राला यादवपति। और छत्राला यादवपति के नीचे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है उत्तर भिड़ किवाड़ भाटी। ये असल में इनका राज चिन्ह है। तो ये राज चिन्ह जिसने तैयार किया है वो है योगी रतननाथ जी। इस ढाल का जो रंग है वो असल में भगवा रंग है। जो बुर्ज है उसका रंग असल में काला है। इस बुर्ज के ऊपर एक हाथ
टूटा हुआ स्वांग लिए हुए है, उसके ऊपर सगुन चिड़िया के दोनों ओर 2 हिरण बने हुए हैं और नीचे की तरफ लिखा हुआ है छत्राला, यादवपति छत्राला, जो मेघाडंबर नामक छत्र जो श्री कृष्ण को रुक्मणी जी के स्वयंवर के वक्त इंद्र से प्राप्त हुआ था, चवर छत्र वगैरह वगैरह, वो मेघाडंबर, हम इस बात को भी स्पष्ट कर चुके थे। और उसके नीचे लिखा हुआ छत्राला यादवपति और उत्तर भड़ किमाड़ भाटी। तो यदि हम इस राज चिन्ह को समझने का प्रयास करें तो ये बात समझिएगा कि सगुन चिड़िया प्लस स्वांगधारी हस्त, सगुन चिड़िया प्लस स्वांगधारी जो हस्त है, ये असल में प्रतीक है माता मां सांग्या जी का, या स्वांग्या माता का ये आशीर्वाद है, ये प्रतीक है स्वांग्या माता का। और जो 2 हिरण आपको नजर आ रहे हैं, ये 2 हिरण इनको आशीर्वाद के रूप में दिए जा रहे हैं, ये प्रतीक है इनके गुरु, इनके राजगुरु योगी रतननाथ जी का, राजगुरु योगी रतननाथ जी का। ऐसा माना जाता है, असल में ये बात और मैं स्पष्ट कर दूं, योगी रतननाथ जी के आशीर्वाद से ही, योगी रतननाथ जी के आशीर्वाद से ही रावल देवराज भाटी, ये भी याद रखना, रावल देवराज भाटी ने लोद्रवा का राज्य प्राप्त किया था। लोद्रवा का राज्य प्राप्त किया था किसने? रावल देवराज भाटी ने। रावल देवराज भाटी ने अपने साम्राज्य का विस्तार भी योगी रतननाथ जी के आशीर्वाद और आदेश पर ही किया। जिस समय रावल देवराज भाटी का राज्याभिषेक किया गया था तो योगी रतननाथ जी ने इन्हें आदेश दिया था कि यदि तुम्हारे वंशज राज्याभिषेक के टाइम पर योगी का वेश धारण करेंगे तो उनकी सत्ता अजर अमर अखंडित निर्विवाद रहेगी। तब से ही ये परंपरा आगे राज्याभिषेक के वक्त, राज्याभिषेक के दौरान रावल देवराज जी और इसके बाद तमाम जितने भी वंशज ब्रजराज सिंह जी भाटी तक चलते रहे, वर्तमान तक चलते रहे, वो अपने राज्य, जब तक रियासत का अस्तित्व एग्जिस्टेंस बना रहा तब तक जो जैसलमेर के जो भी नव निर्वाचित जो नरेश हुआ करते थे वो योगी का वेश धारण करते थे। योगी रतननाथ जी के ही आशीर्वाद से माना जाता है। दो कहानियां हमारे सामने आती है कि सगुन चिड़िया जो थी वो रावल देवराज भाटी के सिर पर आकर बैठी और अदृश्य रूप में युद्ध में इनके साथ रहा करती थी और इनका साथ दिया करती थी, इसीलिए रावल देवराज भाटी हमेशा अजय शासक के रूप में बने रहे। दूसरी बात ये आती है कि जब योगी रतननाथ जी का आशीर्वाद हुआ तो पहले तो देवराज भाटी और उसके बाद विजयराज द्वितीय भाटी, याद रखिएगा विजयराज जो द्वितीय भाटी है, रावल विजयराज द्वितीय भाटी, रावल विजयराज द्वितीय भाटी। यदि इसकी बात की जाए तो रावल विजयराज द्वितीय भाटी जिनकी एक उपाधि हमें लांझा भी प्राप्त होती है और इन्होंने ही एक उपाधि और धारण की थी उत्तर भड़ किवाड़। मैंने पहले भी कहा था उत्तर भड़ किवाड़ किसी दुर्ग की उपाधि नहीं है। पहली बात तो ये बात क्लियर कर लीजिए, उत्तर भड़ किवाड़ किसी भी सूरत में भटनेर नहीं है। जब तक ये उपाधि धारण की गई तब तक भाटी भटनेर से निकल चुके थे और जिस शासक की उपाधि है विजयराज द्वितीय भाटी की, वो जैसलमेर के शासक थे। लेकिन चूंकि इनका प्रभुत्व भटनेर पे भी बना रहा और चूंकि भटनेर ने भारत पर होने वाले सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेले और भटनेर से लेकर जैसलमेर तक का जो पूरा उत्तर पश्चिमी जो सीमांत एरिया है, वास्तव में आप उसको उत्तरी राजस्थान का जो एरिया है भटनेर और उसका जो निचला जो पश्चिमी छोर है वो पूरी तौर पे इन्होंने आबद्ध रखा, सुरक्षित रखा, अखंडित रखा, अपनी सत्ता के द्वारा उसकी अजयता को अक्षुण्ण बनाए रखा। इसीलिए इन लोगों ने उत्तर भड़ किवाड़, बताऊंगा कि ये टाइटल किसने दिया, कब दिया, किस अवसर पर दिया, क्यों दिया। तो ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से, योगी रतननाथ जी के आशीर्वाद से रावल विजयराज द्वितीय भाटी के अश्वों के, घोड़ों की कनातों के बीच में सगुन चिड़िया अदृश्य रूप में बैठा करती थी। और ये सगुन चिड़िया जब ये युद्ध में वगैरह में जाया करते थे, इनकी घोड़ों की कनातों के बीच में बैठकर अदृश्य तलवार से युद्ध में इन नरेशों का साथ दिया करती थी। इसलिए सगुन चिड़िया या खंजन चिड़िया का अंकन इनके राजध्वज, इनके राज चिन्ह के रूप में भी हमें प्राप्त होता है। ये इस राज चिन्ह का एक जिसे हम मिस्टीरियस जो एक स्टोरी है वो हमारे सामने है।
छत्राला यादवपति क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्हें इंद्र के द्वारा जो मेघाडंबर नामक छत्र प्राप्त हुआ था, इसलिए इन्होंने कहा कि मेघाडंबर इंद्र से प्राप्त छत्र के हम अधिपति हैं, यादव अधिपति हैं, इसलिए कहा छत्राला यादवपति, यानी कि इंद्र से प्राप्त छत्र मेघाडंबर नामक छत्र के अधिपति यादव। ये उत्तर भड़कीवाड़ क्यों बोला गया है, इसकी भी छोटी सी कहानी है, फिर कभी आपको समस्या नहीं है। ये बात और क्लियर कर लीजिए, एग्जाम चाहे आरएस के लेवल का हो चाहे आरटीएस के लेवल का है, यदि उत्तर भड़कीवाड़ आता है तो आपको जैसलमेर दुर्ग या शासक के रूप में विजयराज द्वितीय भाटी करना है। बाकी लोग क्या पढ़ाते हैं मुझे मतलब नहीं है, मैं अपनी बात को सत्यापित करने का मादा रखता हूं। और याद रखना, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक सोर्सेज के आधार पर मैंने कभी भी रेफर नहीं करी है, मैंने कभी भी गाइड्स वगैरह को बहुत ज्यादा तरजीह या प्राथमिकता नहीं देता हूं। काफी रिसर्च करके मैं क्लासेस में आने का आदि हूं। उत्तर भड़कीवाड़ यदि एग्जाम में भी आ जाए तब भी आप निश्चिंत रहिएगा, रिट लगाने के लिए मैं आपके पीछे खड़ा हुआ हूं। और ये बात मैं ऑनलाइन पूरे इस चैनल पर पब्लिकली आपके सामने बोल रहा हूं कि निश्चित तौर पर यदि उत्तर भड़कीवाड़ आता है, आपको पुनः मैं दोहरा रहा हूं, आपको यदि भटनेर और एग्जाम में जैसलमेर आ जाए, यू हैव टू टिक, आपको करना ही है जैसलमेर को टिक। और यदि फिर भी गलत होती है रिट लगा दीजिएगा, मेरा फोन नंबर वगैरह सब कुछ है, मैं आपके सामने प्राइमरी सोर्सेज अवेलेबल करवाऊंगा। उत्तर भड़कीवाड़ जैसलमेर का विरुद्ध है। आप लोग समझ भी सकते हैं इस बात को स्पष्ट तौर पर कि जो इनकी जो लोकोक्ति है, इनके बारे में जो प्रसिद्धि है, उसके अंदर भी उत्तर भड़कीवाड़ किसको कहा गया है? गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भलो चिणायो भाटियां सिरे तो जैसलमेर, भड़कीवाड़ उत्तराधरा भाटी झालन भार, वचन राखो ब्रिजराजरा, वचन राखो ब्रिजराजरा समहर बादोसार। आप लोग देख लीजिए कि यहां पर भी जो भड़कीवाड़ उत्तराधरा आ रहा है वो जैसलमेर के लिए आ रहा है, ना कि भाटी के लिए। याद रखिएगा इस बात को। तो उत्तर भड़कीवाड़ असल में क्या कहा गया है? रावल विजयराज द्वितीय भाटी का जो परिणयोत्सव था, रावल विजयराज द्वितीय भाटी लांझा जी का जो विवाह का जो कार्यक्रम था, वो फेरे इनके हुए थे अनिल पाटन गुजरात में, चालुक्यों या सोलंकियों के साथ। याद रखिएगा। तो विजयराज द्वितीय भाटी, रावल विजयराज द्वितीय भाटी लांझा जी के परिणयोत्सव या विवाहोत्सव जो कि अनिल पाटन गुजरात में हुआ था, उस विवाह पर उत्तरी भारत और पश्चिमी भारत के अनेक नरेश उपस्थित हुए थे। और इन नरेशों ने उत्तर पश्चिमी सीमांत से होने वाले तुर्क आक्रमणकारियों से रक्षा की गुहार उस जमाने में जैसलमेर के नरेश, जैसलमेर के राजा भाटी नरेश विजयराज द्वितीय भाटी जी से लगाई थी। और इन्हें वहीं पर इन उपस्थित उत्तरी भारत और पश्चिमी भारत के नरेशों ने ये टाइटल या विरुद्ध प्रदान किया था कि ठे महारा उत्तर भड़कीवाड़ भाटी हो, यानी कि आप उत्तरी सीमा के प्रहरी हैं। इसके बाद से ही रावल विजयराज द्वितीय भाटी के बाद से ही जैसलमेर के तमाम शासकों ने अपने नाम के पीछे बड़े गौरवान्वित भावना के साथ स्वयं को उत्तर भड़कीवाड़ बोला। जिस प्रकार से मेवाड़ के नरेश महाराणा लगाते हैं और जयपुर में सवाई की परंपरा लगाने की परंपरा रही है, उसी प्रकार से। और फिर चूंकि इनका जो प्रतीक था, इनका जो सिंबल था, वो उस जमाने में जैसलमेर जैसा दुर्ग था। आप लोग जानते हैं यहाँ के बारे में क्या ख्याति थी कि आप यहाँ पे काट के, मतलब लोहे के पेड़ों काट के घोड़े पर सवार होकर ही यहाँ पे पहुंच सकते हो। आप लोग समझिएगा, दोहरा परकोटा है, ऐसा लगता है मानो रेगिस्तान के समुद्र में लंगर डाला जहाज खड़ा है। सोनारगढ़, तेज धूप में जब इसकी कांति बिखरती है तो आंखें चौंध जाती है। आप नंगी आंखों से इस दुर्ग को नहीं देख सकते हैं। तो न केवल ये सौंदर्य में बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी संपूर्ण भारत के अंदर एक अद्वितीय स्थान रखने वाला यह भारत का द्वितीय सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना गया है जैसलमेर। इसीलिए इसकी ख्याति, इस दुर्ग की ख्याति भी उत्तर भड़कीवाड़ के रूप में हमारे सामने आ जाती है। राइट, हमें अब देखना है इस खंड के अंदर, इस एपिसोड के अंदर, कि इनके अलग अलग कैपिटल्स कौन कौन से रहे हैं भाटी नरेशों पे। देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये कि हमें जो इनका जो आरंभिक जानकारी प्राप्त होती है, भाटियों का जो आरंभिक स्रोत है, इनके इतिहास को जानने का जो हमारे सामने आरंभिक स्रोत है, याद रखना, वो लोद्रुवा शिलालेख है। यह भी याद रखना, लोद्रुवा शिलालेख हमारे सामने आता है 1157 ईस्वी का। मैंने अभी कहा यदि इनकी राजधानियों की बात की जाए, इनकी कैपिटल्स की बात की जाए, तो ये सबसे पहले इनकी राजधानी आती है हमारे सामने भटनेर। भटनेर से आती है
तन्नौट से आती है लोथरवा, और लोथरवा से फाइनली इनकी राजधानी हमारे सामने आती है जैसलमेर। तो याद रखिएगा, भटनेर से तन्नौट से लोथरवा से जैसलमेर, जैसलमेर से पहले लोथरवा से पहले तन्नौट से पहले भटनेर। याद रखिएगा, भटनेर को जिसने अपनी राजधानी बनाई वो राजा भट्टिय था। ये बात आप लोगों को अच्छे से मालूम है। भट्टिय से भटनेर बना है और भट्टिय से इस वंश का नामकरण भटनेर होता है। तन्नौट को जिसने अपनी राजधानी बनाया वो था मंगलराव भाटी। यह भी आप याद रखिएगा, मंगलराव भाटी। और लोथरवा को जिसने अपनी राजधानी बनाया वो थे रावल देवराज भाटी। रावल देवराज भाटी ने योगी रतननाथ जी के आशीर्वाद से और सगुन चिड़िया के आशीर्वाद से लोथरवा को पवार राजपूतों से छीना था। ये याद रखिएगा, पवार राजपूतों से छीना, और पवार राजपूतों से छीनकर लुद्रवेपुर या लोथरवा, जहाँ की राजकुमारी मूमल, एक पूरा एपिसोड आपको मूमल महेंद्र की प्रेम कथा पर प्राप्त होगा। एक पूरा एपिसोड आपको जैसलमेर गढ़ पर प्राप्त होगा। इसी जैसलमेर की गाथा के अंदर, शौर्य गाथा के अंदर आपको प्राप्त होगा। तो रावल देवराज जी भाटी ने पवार राजपूतों को योगी रतननाथ जी के आशीर्वाद से और सगुन चिड़िया, खंजन चिड़िया की जो वृद्ध छाया इनके ऊपर थी उसके आशीर्वाद से परास्त करके छीना और उसे अपनी राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसी अवसर पर योगी रतननाथ जी ने रावल देवराज भाटी जी को ये आदेश दिया था कि आज के बाद आपके पुत्र, आपके वंशज जब भी अपना राज्याभिषेक करेंगे तो वो योगी का वेश धारण करेंगे। तब से ही ये परंपरा निरंतर चली आई। प्रश्न आ सकता है कि किस राजस्थान के किस राजवंश के जो नरेश थे वो अपने राज्याभिषेक काउंट सेरेमनी के टाइम पर योगी का वेश धारण करते थे। तो हमारा आंसर होगा जैसलमेर के भाटी राजवंश के नरेश, नवनिर्वाचित नरेश। यह भी याद रखना, जैसलमेर की जो स्थापना हुई वो राव जैसल के द्वारा की गई थी। राव जैसल के द्वारा की गई थी 1155 ईस्वी में। और जिस ब्राह्मण ने दिशा निर्देश दिया था, जिस ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी, जिस ब्राह्मण ने आदेश दिया था कि आपको इस त्रिकुटाकृति पर्वत के ऊपर जैसलमेर या जैसाना या जैसलमेर सोनारगढ़ की स्थापना करी है, उस ब्राह्मण का नाम था ईसा। याद रखना, ब्राह्मण ईसा के आशीर्वाद से। मैं पूरी कहानी को विस्तार पूर्वक लूंगा कि क्यों ईसा ने वही स्थान इन्हें बतलाया, क्यों इनको राजधानी लोथरवा से जैसलमेर तक लानी पड़ी। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले खंड तक के लिए, राइट। तो ब्राह्मण ईसा के आशीर्वाद से रावल जैसल ने 1155 ईस्वी में जैसलमेर की स्थापना करी और 1162 के आसपास, लगभग 1162 के आसपास ये अपनी राजधानी को लोथरवा से जैसलमेर ट्रांसफर कर चुके थे। तो भटनेर से तन्नौट है, तन्नौट से लोथरवा है, लोथरवा को छीना रावल देवराज भाटी ने पवार राजपूतों से और फिर उसे अपनी राजधानी बनाया। रावल जैसल ने इस लोथरवा को असुरक्षित जानकर 1155 ईस्वी में ब्राह्मण ईसा के आशीर्वाद से जैसलमेर की स्थापना करी। याद रखिएगा, रावल जैसल ने और फिर 1162 ईस्वी में ये अपनी राजधानी को कन्वर्ट कर दिया, इन्होंने माइग्रेट कर दिया। कहाँ? लुद्रव्यपुर या लोथरवा से जैसलमेर। यह भी याद रखना, जैसलमेर में पहला राज्याभिषेक करवाने वाला जो शासक था वो राव जैसल नहीं थे, वो थे महारावल शालीवाहन। महारावल शालीवाहन, याद रखना, महारावल शालीवाहन प्रथम भाटी नरेश थे, प्रथम भाटी शासक थे जिनका जैसलमेर दुर्ग के अंदर राज्याभिषेक हुआ था। यद्यपि वो अपने व्याभिचारी पुत्र के दुर्व्यसन या उनके बद व्यवहार से नाराज होकर अपनी पुरानी क्षेत्र दिरावर के अंदर रहे, जैसलमेर में वे बेहद कम रहे। तो जैसलमेर के संस्थापक राव जैसल थे जिन्होंने 1155 ईस्वी में ब्राह्मण ईसा के आशीर्वाद से जैसलमेर और सोनारगढ़ की स्थापना करी थी। 1162 में फिर राव जैसल जी लोथरवा से अपनी राजधानी को जैसलमेर के अंदर ले आए थे, लेकिन यहाँ पे जो पहला राज्याभिषेक हुआ था वो थे महारावल शालीवाहन। यद्यपि ये बहुत कम समय के लिए जैसलमेर में रहे, वो दिरावर के अंदर ही ज्यादा उनका वक्त बीता है। आगे हमें देखना है कि किस प्रकार से आरंभिक काल में तुर्कों के साथ इस राजवंश का सामना हुआ और किस प्रकार से शिहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के साथ लड़ता हुआ कौन सा जैसलमेर का जो राजा था वो शहीद हुआ।
राव जैसल ने क्या छल कपट का सहारा लिया, अब किस नरेश के प्रति लिया और किस प्रकार से तुर्कों का साथ जैसल ने दिया। लेकिन अक्सर कहा गया है कि यदि आप दूसरों के लिए कुआं खोदोगे तो खाई आपके लिए भी तैयार रहती है। तो एक तरह का ये, मेरे हिसाब से एक तरह का ये ग्रे शेड है, एक तरह का कलंक या दाग है इस राजवंश की निष्ठा के प्रति, राष्ट्र निष्ठा के प्रति, कि शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को आमंत्रण दिया गया था, निमंत्रण दिया गया था घर का वेदी लंका ढाई के रूप में। जिस व्यक्ति के द्वारा भाटियों से हमें उसके लिए भी अगले एपिसोड का इंतजार करना है। और जैसलमेर का कौन सा नरेश तुर्कों के साथ शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के साथ लड़ता हुआ शहीद हुआ, उसकी गर्दन कट गई लेकिन उसका धड़ लुद्रवा से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर आगे जाकर गिरा, जहां पर आज भी उनका खेजड़ा स्थापित है। इंतजार कीजिए इस नए एपिसोड का। तब तक के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए वंदे मातरम।